हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। तो दोस्तों, जो हमारी लूसेंट की पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें अगला वीडियो मैं लेके आया हूं। और जैसा कि जानते हैं आप कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है कि कैसे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है वही हम लोग देख रहे थे। तो हमने देखा था 1857 से पहले तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था और तमाम। अब हम 1857 के बाद के जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इनमें 1857 से बाद वाले में सबसे पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है दोस्तों 1858 का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन टर्म्स ऑफ कि जैसे कि आप जानते हो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक शासन कर रही थी जब तक सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। उसके बाद जैसे विद्रोह को दबाया ब्रिटिशर्स ने, फिर उनको लग गया कि कंपनी के रूल में ना बहुत दिक्कतें, कंपनी के शासन से आगे जो है गवर्न नहीं किया जा सकता है भारत और भारत के प्रोविंसेस को, जो ब्रिटिश इंडिया है। तो इसमें क्या हुआ कि कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया, ठीक है। दिस वाज एज अ रिजल्ट ऑफ कह सकते हैं 1857। सबसे पहला काम जो हुआ वो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखता हूं, इसके रूल को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे भी इसका औचित्य धीरे धीरे कम हो चुका था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1853 वाला जो चार्टर एक्ट था उसमें बोल दिया गया था, उसमें प्रावधान था कि जब चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको खत्म कर सकती है। और इसके बाद कांड भी हो गया। तो कांड हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। लेकिन भारत में तो ब्रिटिश रूल रहेगा, उस समय तो रहना ही था। ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म तो ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। तो शासन की किसी ना किसी को करना था। तो शासन किसने लिया अपने हाथ में? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने टुक ओवर, ठीक है। क्या टुक ओवर? गवर्नेंस, ऑफ कोर्स, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द गवर्नेंस, डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया भारत का शासन। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसको करने के लिए भारत में शासन को चलाने के लिए एक पोस्ट क्रिएट किया गया, उनके साथ 15 मेंबर भी दिए गए। ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सेक्रेटरी फॉर स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सॉरी फॉर इंडिया, ये एक पोस्ट क्रिएट किया गया। और इसमें सेक्रेटरी एक बनते थे, उनको 15 मेंबर दिए जाते थे। 15 मेंबर की एक काउंसिल दी जाती थी, काउंसिल दी जाती थी इनको, ठीक है, 15 मेंबर की, ताकि असिस्ट करें इनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करे 15 मेंबर के साथ में। एक चीज और हुआ, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कहे जाते थे, इनका नाम चेंज कर दिया गया। इनका नाम चेंज करके इसको कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। और पहले जो वायसराय बने दोस्तों, पहले जो वायसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, पहले वायसराय बने, ठीक है। इतनी बातें नोट करो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है भाई लोग। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये मेरे हिस्से का है, ये जरूर कर देना, ये बोलना ना पड़े आप लोगों को, ठीक है।
मेहनत बहुत करते हैं आपके लिए। चलिए, तो अच्छा एक और चीज हुआ इसमें ये कि जो प्रोविंसेस थे ना, उनकी गवर्नेंस के लिए थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। जो उस समय की ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रोविंसेस में कुछ तो प्रेसिडेंसी भी थी, बॉम्बे और मद्रास। तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको इंडिपेंडेंटली रूल करने के लिए जो है वहां पे नियुक्त किए गए गवर्नर्स। गवर्नर्स, अब ध्यान रखिएगा ये वायसराय नहीं है, ये गवर्नर्स है। जैसे कि आज की डेट में गवर्नर होते हैं ना स्टेट में, वैसे ही प्रोविंसेस के लिए गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, सॉरी ये थोड़ा मिक्सी का नॉइज है। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस उस समय की जो प्रोविंसेस है कि अभी के आप स्टेट से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए गवर्नर्स या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और इनके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब बोलता हूँ इसका मतलब इसमें कुछ एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ अधिकारी हैं, ठीक है, जो कि गवर्नर की मदद करेंगे ताकि प्रोविंसेस को गवर्न किया जा सके। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही प्रावधान है। और जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले हुआ करते थे और ये अब वायसराय हो चुके हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, कि भाई आप जो भी करोगे आप रिस्पॉन्सिबल होगे इनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इनको इन टर्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इन टर्न रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इनको जो है रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें इतनी ही बातें हैं। अगला एक्ट जो आएगा वो काउंसिल एक्ट आएगा, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861, ठीक है दोस्तों, चलिए उसको देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। 1861, ठीक है। अब ये 1861 में थोड़ा सा भारतीयों का व्यू लेना जरूरी समझने लग गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इसमें प्रावधान रखा कि भाई कुछ नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर काउंसिल में लाए जाए। काउंसिल मतलब कि जो आज के डेट में जो पार्लियामेंट है ना, उस समय काउंसिल कही जाती थी, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि थोड़ा सा ना नॉन ऑफिशियल, बात समझिएगा, नॉन ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल नहीं है, इतना वोटिंग वोटिंग का भी मतलब उनकी बातों का कोई इतना असर होता नहीं था काउंसिल में, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग इंडियंस को भी शामिल कर रहे हैं, इसमें ऐड करना शुरू किया गया था। तो चलिए इसके प्रावधानों को देखते हैं। वायसराय के पास पावर था, वायसराय को ये पावर दिया गया, वायसराय को पावर दिया गया कि वो नॉमिनेट कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे इंडियन मेंबर्स को। इंडियन मेंबर्स याद रखिएगा, पहली बार इंडियन मेंबर्स आ रहा है यहाँ, ठीक है, इंडियन मेंबर्स याद रखिएगा, को नॉमिनेट कर सकते थे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब कि इनकी इतनी कोई वैल्यू थी नहीं, सिंपल शब्दों में समझो। ऑफिशियल मेंबर होते थे, वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मेजोरिटी में थे वो लोग, वोट करेंगे, पास होगा तो होगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इनसे बस राय मशवरा किया जाता था, हाँ ना में ये जवाब देते थे, ठीक है, सही है ब्रिटिश, कोई काउंसलर जो है पूछ ले सही है, बोला हाँ सही है, गलत है गलत, ठीक है, उस टाइप के। तो वायसराय यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है, देखिए इंडियन का नाम आना शुरू हो गया, इंडियन मेंबर्स एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, ये बात शुरू हो गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इसके बाद क्या होता है तो कह सकते हैं कि मतलब ऐसे ही थे ये लोग, मतलब कोई नॉन रिप्रेजेंटेटिव टाइप के थे,
ठीक है, ऐसे ही मतलब बस नाम के बैठे थे, डेलिबरेटिव भी नहीं थे, चर्चा भी नहीं कर सकते थे मुद्दों पे, तो इतनी इनकी पावर थी नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, और भी शुरू हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस काउंसिल चार्टर एक्ट से स्टार्ट हुआ था, जहां पे गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दिया जा रहा था, बाकी गवर्नर्स जो थे प्रेसिडेंसीज के जैसे मद्रास बंगाल, उनके पावर कम किए जा रहे थे। बट अब देखा गया कि भाई अगर गवर्नर्स अगर बाकी प्रेसिडेंसीज के पावर कम करोगे तो वहां पर मिस रूल हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया और बहुत सारे पावर दिए गए, पावर्स गिवन टू गवर्नर्स ऑफ कह सकते हैं कि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इनको थोड़ा सा पावर देना शुरू किया गया। तो इस एक्ट में यही सारी बातें हूं, इसमें भी इतना ज्यादा कुछ है नहीं, अगला एक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगला एक्ट डिस्कस करते हैं। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो छुट्टी चला जाए। खैर, अब मॉडल मिंटो रिफॉर्म नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बारी आती है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ठीक है, 1892, ठीक है, ये भी देखते हैं। इस समय दोस्तों 1892 के आसपास जो भारत में मॉडरेट लीडर्स थे, फिरोज शाह मेहता, उन ऐसे नेताओं की दौर चल रही थी। ऑफ कोर्स दादा भाई नौरोजी उससे पहले भी थे, तो इनकी उस समय वर्चस्व चल रही थी, तो बहुत सारी बातें ये मनवा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनफैक्ट, कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये वो तमाम चीज। तो उसी दबाव में आया ये। यहाँ पे चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको चुनने के लिए बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बोल रहा हूं तो यानी कि जो स्टेट अभी की जैसे है ना, वैसे ही प्रोविंसेस हुआ करती थी उस समय भी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो उनके द्वारा और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग चुन के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल बंदे भेजते थे। मतलब कि चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी सी मतलब दी गई कि भाई अब ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल नियुक्ति करेगा, वो नहीं करेगा, कौन करेगा, अब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स, वो उनको पावर दिया गया था कि भाई आप लोग नियुक्त करो। कहाँ पे, इंडियन काउंसिल एक्ट में, इंडियन काउंसिल जिसे कहते हैं, तो उस समय का जो पार्लियामेंट टाइप का ये बॉडी था, वहां पे बंदे अब कहाँ से आएंगे, नॉन ऑफिशियल की बात कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल तो अभी भी ब्रिटिशर्स ही थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि इंडियन मोस्टली हुआ करते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल to be selected by Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Council, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब यही लोग सिलेक्ट करने लग गए, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा लिख दिया मैंने, खैर जरूरी था, ठीक है।
इतनी बात समझ लो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर पहले जो है वायसराय सिलेक्ट कर लिया करता था, उसका पावर थोड़ा कम किया गया और ये पावर दिया गया कि जो भाई बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो बॉडी है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सिलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड सिलेक्टेड जो भी, वो लोग इन नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि मोस्टली इंडियन हुआ करते थे, ठीक है, इनको चुनेंगे। पहली बात इसमें ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अब हमने देखा कि मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये चुने जाते थे, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल बंदों के लिए, इनके नॉन ऑफिशियल बंदों के लिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनके है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी तो नॉन ऑफिशियल बंदे का प्रावधान है। तो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल बंदों को चुनने के लिए जो लोकल बॉडीज थी मेंबर्स के लिए, यहाँ पे जो लोकल बॉडीज हुआ करती थी उस समय की, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज में क्या आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो म्यूनिसिपैलिटी, पॉलिटीज, ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, इन ऐसी एक्सेट्रा लिख देता हूं, ऐसी लोकल बॉडीज को ये पावर दिया गया कि भाई आप लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चुन। अब इनको थोड़ा सा मिटाता हूं, कुछ पॉइंट और है इसमें। मस्ती है मिजाज में। ठीक है, तो और साथ में थोड़ा सा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, लिख देता हूं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मोस्टली इंडियन, ठीक है, मेंबर्स जो थे, इनको कुछ पावर दिया गया, इनको कुछ पावर दिया गया जो कि 1861 वाला जो काउंसिल एक्ट था उससे ज्यादा था। ज्यादा पावर ये दिया गया कि भाई आप डिस्कस कर सकते हो बजट, डिस्कस कर लो, लिख देता हूं, कर लो बजट, बजट क्वेश्चन पूछ लो सरकार से, क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड गवर्नमेंट से, बट गवर्नमेंट की वही मनमानी है, जवाब दे दे तो दे दे, थोड़ा सा पावर बढ़ाया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, दोनों चीज कही जाती है इसमें, ठीक है। मॉर्ले, मॉर्ले, मॉर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया दोस डेज एंड मिंटो वाज वायसराय। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ और इसी रिफॉर्म ने जो पेपर सबमिट किया उसको लागू किया गया थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी वही है और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी वही है, और कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी लिखा जाता है, ठीक है, तो याद रखना। तो इंपॉर्टेंट क्या है भैया, मॉर्ले जो थे, मॉर्ले वाज दोस डेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, एंड मिंटो जो थे, मिंटो साहब, मिंटो थे उस समय के वायसराय। बड़ी बात ये हुई कि इन दोनों ने मिलके सबसे बड़ी जो घटना रची उस समय वो थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लेके आए। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उसको मुस्लिम जनता ही वोट करे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कौन लेके आया था,
मॉर्ले मिंटो। मिंटो साहब वायसराय थे, इसीलिए मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया ठीक है, इनको कहा जाता है। खैर, ये बातें थोड़ी मिटा देते हैं और इसके अब प्रावधानों को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया है हमने इनके बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके जो बृहद प्रावधान। ठीक है, तो चलिए, मेरा माइक वाइक सब काम करना चाहिए। तो जो एडिशनल मेंबर्स पहले हुआ करते थे ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वगैरह में, तो वो लिमिटेड थे। पहले 16 मैक्स हुआ करते थे, जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स की बात हो रही है। अब जो एडिशनल मेंबर्स जो थे, जिसे हम सो कॉल्ड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी कह सकते हैं, तो एडिशनल मेंबर्स की संख्या जो कि पहले 16 हुआ करती थी, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाले तक 16 हुआ करती थी। दिस वाज रेज्ड टू 60, 16 से सीधे 60 कर दिया गया। दैट इज मैक्स, मतलब मैक्स 60 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम तो हो सकता है। तो 60 रेज किया गया एडिशनल मेंबर्स की संख्या। ये एक बात हुई जिसमें मतलब कह सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को बढ़ाया गया थोड़ा सा, लेकिन अभी भी जो मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर की, मेजोरिटी थी जो वो ऑफिशियल मेंबर की थी। यानी कि वो कोई बिल पास करना हो तो मेजोरिटी में तो ऑफिशियल मेंबर थे, तो वही पास करते थे। इन लोगों की इतनी वैल्यू नहीं थी अभी भी, इसीलिए दुखी हो जाते थे ये लोग। इंडियंस जो थे, मॉडरेट नेता खासकर, और रेडिकल बाद में जो आए थे, एक्सट्रीमिस्ट नेता जिसे कहते हैं, वो काफी दुखी होते थे कि भाई हमें लेजिस्लेशन में शामिल करते हो, लेकिन हमारा क्या फायदा जब आप हमें मतलब मेजोरिटी में लाते ही नहीं हो, नॉन ऑफिशियल करके नॉन मेजोरिटी में रखते हो। तो खैर, ये हुआ। और पहली बार एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसमें वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मतलब जो मिनिस्टर्स टाइप के हुआ करते हैं ना आज के डेट में, पहली बार किसी इंडियन को शामिल किया गया था। और वो थे बिहार के एक बहुत ही फेमस व्यक्तित्व, जिनका नाम है एसपी सिन्हा साहब, को शामिल किया गया था। ठीक है, तो लिख देता हूं कि फर्स्ट टाइम एन इंडियन, इसमें ब्रैकेट में लिखना एसपी सिन्हा, was included in Viceroy's executive council। ठीक है, पहली बार किसी इंडियन को शामिल किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम एन इंडियन एसपी सिन्हा was included in Viceroy's executive council। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखेंगे। किसके पर्सपेक्टिव से, हेलो आपसे बोल रहा हूँ, ये जो है ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको क्या बनाया गया था, तो इनको बना दिया गया था लॉ मिनिस्टर बनाया गया था इनको। लॉ मेंबर कह लो, मिनिस्टर तो नहीं, मेंबर। ठीक है, और जो हुआ साथ में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, पहले उनका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं था इंडियन काउंसिल, इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेटली नहीं आते थे। अब जो है इनका जो है सेपरेट जो है रिप्रेजेंटेशन देना शुरू हो गया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू, किसको दिया गया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को। प्रेसिडेंसी, जो इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंसी में कॉरपोरेशन हुआ करते थे, जो कि शासन करते थे एक शहर टाइप के एरिया टाइप को, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव को जो है जगह मिली इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस के मेंबर्स को साथ में
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यूनिवर्सिटीज को भी दिया गया एक्सेट्रा, मतलब कि इन सबको जो है रिप्रेजेंटेशन मिली। तो इतनी बातें नोट कर सकते हो, मिटा देता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। लाइक बनता है दोस्तों, ये मेरे हक है और ये कर देना जरूर। जितने लोग अभी तक देख रहे हैं, हाय लग जाएगी लाइक नहीं करोगे तो, ठीक है। चलो हाय भाई नहीं लगेगी, खैर। हाँ, इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनके भी इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पीएलसी लिख देता हूँ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की भी संख्या, मेंबर्स में कौन से मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल ध्यान रखिएगा, मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, संख्या बढ़ाई गई, एरो बढ़ गया, ठीक है, एरो मतलब बढ़ गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था इसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, जो कि बहुत बड़ी इंसिडेंट है, और इसीलिए मिंटो साहब को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब तो मैंने बता ही दिया था कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे मुस्लिम बंदे ज्यादा हैं, तो वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही उसे चुनेंगे, तो कोई हिंदू पार्टिसिपेट या दूसरे धर्म का कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, विच इज वन ऑफ द मोस्टली डिस्कस्ड प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। खैर आगे बढ़ेंगे। अब आता है, यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो है यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ लेते हैं, इसमें इतना ही, माइक वाइक सब काम करना चाहिए, वरना इतने एफर्ट का कोई फायदा नहीं है जो आपको आवाज ही ना मिले। ठीक, अब आता है एक छोटा सा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसे कोई नहीं जानता है, मोस्टली कोई नहीं जानता और एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कुछ छूटे नहीं, वरना बहुत बददुआएं दोगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है, 1915 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। ये इसलिए किया गया कि जितनी भी इससे पहले के एक्ट्स थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी, काउंसिल एक्ट थी, उनके प्रावधानों को कंसोलिडेट किया जा सके, जो हट गए हटा दो, जो चल रहे हैं उसको मिला लो, तो कंसोलिडेशन के लिए लाया गया था। जो पुरानी जो प्रावधानें थी डिफरेंट जो है एक्ट्स की, तो उसको मिला दिया गया इसमें इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें, बस 1915 में आया था, इतना जान लो, और कंसोलिडेशन के लिए आया था, ठीक है, कंसोलिडेशन के लिए आया था। फिर आता है अपना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे कहते हैं 1919। Montagu was Secretary of State for India and Chelmsford was Viceroy. Chelmsford, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, और डायरकी इसका बहुत बड़ा आउटपुट निकल के आया कि प्रोविंस में डायरकी लगा दी गई, प्रोविंस में डायरकी, डुअल गवर्नेंस प्रोविंस में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको, 1919, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट नंबर 1 जो है, सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि सबसे पहली बार ये हुआ कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया
का एक पोस्ट क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का एक पोस्ट क्रिएट किया गया, ठीक है, लंदन में। जैसे होता है ना कि एम्बेसीज होती हैं, कि भारत में एम्बेसीज रसिया की है, चाइना की है, जापान की है, तमाम ऐसी कंट्रियों की एम्बेसीज है हमारे पास। तो वैसे ही हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, हमारे यहाँ एक एम्बेसी खोली गई, उनके यहाँ खोली गई लंदन में, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का एक पोस्ट क्रिएट किया गया, जो कि लंदन में किया गया। मतलब ये जो ऑफिशियल होते थे, ये जो ऑफिसर होते थे हाई कमिश्नर, वो लंदन में बैठते थे, लेकिन इंडिया के लिए थे। तो होता क्या था कि भारत की के लिए बनाए गए थे, भारत को लुक आफ्टर करते थे, वहां के इश्यूज वगैरह को। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया पहली बार एक पोस्ट क्रिएट किया गया, और इन कमिश्नर साहब को बहुत सारे जो पावर्स थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के, उनके पावर्स को ट्रांसफर दिया गया। बहुत सारे पावर्स जो थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनके बहुत सारे पावर्स को दे दिया गया हाई कमिश्नर साहब को, ठीक है, इनको दे दिया गया। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है, ये सवाल पूछ लेता है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रावधान लाया गया था, तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि भैया पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आज की डेट में इवॉल्व होकर यूपीएससी बन गई है, उस समय सीपीएससी हुआ करती थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। इसमें कब होता है, ये ईयर याद कर लेना, 1926, ठीक है, 1926 में ये गठन होता है इसका। तो ये पूछा जाता है, सवाल इंपॉर्टेंट है, और कौन से एक्ट में हुआ था वो भी पूछ लिया जाता है। तो भैया हमारे पास रहोगे तो कुछ भी छोड़ने नहीं देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, पहली बार जो इंडियन वुमेन्स थी, इंडियन वुमेन्स को पहली बार वोटिंग का राइट दिया गया, ये भी पूछता है। फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स were given voting right दिया गया इनको। और ये वोटिंग राइट जब दिया गया तो पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन में पीएम कौन थे। उस समय पीएम थे ब्रिटेन के, इन साहब का नाम है डेविड लॉयड जॉर्ज। डेविड लॉयड जॉर्ज, ये उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है। इनके समय में हुआ था, तो कई बार इनका नाम भी पूछ लेता है। अब मैं चाहता हूं इसमें कुछ और प्रावधान है, वो भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे, फिर अगले वीडियो में बाकी सब लेके आएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, इस तरीके से जो है पढ़ाई आपको पसंद आ रही है कि नहीं, थोड़ा कमेंट भी करो, है ना, कमेंट भी करो। इस तरीके से पढ़ाई पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ और करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये सब तो हुआ ही, साथ में डायरकी लाई गई, डायरकी। देखो हुआ क्या, थोड़ा सा इंसिडेंट समझा देता हूं। दो जो है लिस्ट बनाए गए, सेंट्रल लिस्ट, दो जो है यहां पे कहा गया, हाँ, दो लिस्ट बनाए गए, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, गर्मी बहुत है। सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट बनाए गए। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इन सब्जेक्ट्स पे, जो भी सब्जेक्ट थे उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती थी।
लेकिन जो प्रोविंशियल लिस्ट था इसको दो भागों में बांट दिया गया, प्रोविंशियल लिस्ट को दो भागों में बांट दिया गया और इसी को डायरकी कहते हैं, समझ लेना। एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और दूसरा था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो इस जो दो लिस्ट इस ये में मतलब प्रोविंशियल लिस्ट को दो भागों में बांटा गया, इसे ही डायरकी कहते हैं, ठीक है। प्रोविंस में डायरकी लगा दी गई। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या होता था, इस पे लॉ बनाते थे कौन, इस पे लॉ बनाते थे गवर्नर विथ ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, एंड मिनिस्टर्स लिख देता हूं यहां पे, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स and these ministers were responsible to provincial legislative assembly। मैं समझाता हूं कि ये चीज क्या है, ठीक है, ताकि आपको, असेंबली नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोलते थे समय से, असेंबली नहीं यूज हुआ करता था, ठीक है। तो देखो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स थे उन पे गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर रूल बनाते थे, बिल लेके आते थे और बिल जो है पास हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें वोटिंग करती थी, उसके मेंबर्स जो है वोटिंग करते थे। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर था। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें जो है, जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें गवर्नर जो है रूल बनाते थे, एंड इस बिल बनाते थे, रूल बनाते थे, और इस रूल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीएलसी लिख देता हूं। तो यही दिक्कत थी, प्रोविंसेस में डायरकी ला दी गई थी, दो लिस्ट बना के डायरकी लाई गई थी। तो ये जो था ये मतलब कह सकते हैं कि बन तो रहा है प्रोविंस के लिए ही कोई एक्ट बन रहा है, लेकिन वहां की जो चुने हुए लोग हैं वही जो है उसको नहीं बना रहे हैं, क्योंकि गवर्नर सीधा बनाते थे और टीएलसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो ये दिक्कत थी इसमें, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं, और भी पॉइंट है वो देख लेते हैं, और इसी को डायरकी कहा गया, ठीक है। प्रोविंस में डायरकी मतलब होता है डुअल रूल, तो एक रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये हो गया, इस तरीके से इसको डायरकी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, हाँ जी इतना हो गया, मैटर क्लियर। अच्छा कुछ और भी पावर दिए गए, प्रोविंसेस को ज्यादा मतलब पावर दिए गए, प्रोविंसेस वेर इम्पावर्ड लिख देता हूं, प्रोविंसेस वेर गिवन मोर पावर लिख देता हूं, इम्पावर थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इतने भी ज्यादा पावर नहीं दिए गए थे। तो प्रोविंसेस वेर गिवन मोर पावर कह सकते, ज्यादा पावर दिए गए थे, जैसे कि सेपरेट बजट आना, प्रोविंसेस अपने जो है ना सेपरेट बजट ला सकते थे, नंबर 1 सेपरेट बजट ला सकते थे, नंबर 1। नंबर 2 में अगर इसका देखा जाए तो वो खुद का मतलब टैक्स कलेक्शन कर सकते थे, लेवी कर सकते थे, कलेक्शन लेवी तमाम मतलब अपने प्रोविंस में टैक्स कलेक्शन लेवी कर सकते थे। तो उनका जो है फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा सुधरा था, तो इनको थोड़ा ज्यादा पावर दिया गया था। लेकिन अभी भी गवर्नर का जो वायसराय का जो पोजीशन था उतना ही स्ट्रांग था, ऐसा नहीं है, जब चाहिए किसी भी बिल को वीटो कर सकते थे, ठीक है, या फिर रिजर्व कर सकते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। कंट्रोल जो था अभी भी वायसराय के हाथों में मेंटेन्ड था। जैसे कि कंट्रोल के तौर पे देखा जाए तो क्या क्या उनके पास मेंटेन था, तो वो जो वायसराय थे वो अभी भी, वायसराय जो थे वो अभी भी वायसराय किसी भी बिल को जो है वीटो कर सकते थे या फिर रिजर्व कर सकते थे, वीटो या फिर रिजर्व कर सकते थे फॉर
रिजर्व किसके लिए करेंगे? फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। या आप लोग देखो, मुझे तो सही नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रोविंसेस को इतना भी ज्यादा पावर नहीं था। कोई मान लो बिल पास किया प्रोविंस ने, वो आया वायसराय के लिए एक्सेप्टेंस के लिए, वायसराय ने उसको वीटो कर दिया, रिजर्व कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। प्रोविंस के लिए नहीं, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ही बात करें, ठीक है। तो अभी भी जो है काफी ज्यादा इनका जो है पावर स्ट्रॉन्ग था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर, ये प्रोविंसेस के लिए नहीं है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। साथ में वीटो तो कर ही सकते थे, साथ में इनका प्रायर सैंक्शन चाहिए होता था। प्रायर सैंक्शन नीडेड फॉर बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इनके प्रायर सैंक्शन के कोई बिल आता ही नहीं था, तो इनका पावर अभी भी स्ट्रॉन्ग था। कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भी इनके पावर कम नहीं हुए थे वायसराय के, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बिल जो कि आया है, पास नहीं हो पा रहा है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ये क्या करते थे, उसको कन्वर्स करते थे। कन्वर्स मतलब कि उसको जबरदस्ती भी पास करवा सकते थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इमरजेंसी में, ये इमरजेंसी में वायसराय साहब अभी भी, इमरजेंसी कभी हो गई, ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते थे, जैसे कि हमारे अभी प्रेसिडेंट करते हैं, वैसे उनके पास पावर था ऑर्डिनेंस जारी करने का। तो ये कुछ पावर थे। एक और बात छूट गई इसमें, वो भी ऐड कर देता हूं। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, उसमें एक बात और छूट गई, और वाइंड अप करेंगे फिर क्विकली, खत्म हो रहा है अब ये सेशन हमारा, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बाई कैमरल सिस्टम लाया गया था। बाई कैमरल सिस्टम क्या होता है? बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय, दो हाउसेस का होना, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा प्रेजेंटली बाई कैमरल सिस्टम है। वैसे हुआ करता था। जो अपर हाउस था उसे कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। अपर हाउस जो था उस समय, उसे कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, आज भी वही कहा जाता है। इसमें जो मैक्सिमम मेंबर थे, इसमें मेंबर थे टोटल 60, आउट ऑफ 60 आई थिंक 34, यस, हाँ 34 इलेक्टेड हुआ करते थे, समझे। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है कमेंट करके बता देना अभी के। उस समय ये राज्यसभा टाइप का ही था, लेकिन सीटें कितनी थी? मात्र 60, जिसमें 34 इलेक्टेड हुआ करते थे, बाकी नॉमिनेटेड हुआ करते थे। दूसरी बात ये थी कि लोअर हाउस को क्या कहते थे? जो लोअर हाउस था उसको कहा जाता था लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें जो सीटों की संख्या थी, असेंबली, इसमें जो सीटों की संख्या थी वो टोटल थी 144, आउट ऑफ 144, 104 वेयर टू बी इलेक्टेड, कह सकते, इलेक्टेड हुआ करते थे। तो इतना ही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।